बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आपको आज के इस तीसरे सेगमेंट में। हमारा आज का मौजू है चार्टिंग द कोर्स डायरेक्शन इन हायर एजुकेशन। सोहेल साहब, आपको दोबारा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमारे दो सेगमेंट्स बहुत खूब रहे। सोहेल साहब, जब बच्चा जो है स्कूल से निकल कर और ख़ास तौर पे ये ए लेवल्स या इंटरमीडिएट के बाद प्रोफेशनल कोर्स का इंतखाब करता है ना, तो आजकल एक नया प्रेशर जो पहले भी पिछली भी जनरेशन्स में था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो ये है कि उसको जो बच्चा आगे जाना चाहता है उसको ये नहीं समझ आती कि उसके दोस्त यार और अहबाब कोई टर्की जा रहा है, कोई जर्मनी का इंतखाब कर रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है। तो वो जो है ना, एक इंस्पिरेशन होती है कि वो ना ओवरसीज एजुकेशन की तरफ जाए और कुछ वो कंफ्यूज भी होता है कि वो क्या करे ओवरसीज वर्सेस डोमेस्टिक एजुकेशन में। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये एक चैलेंज तो है। उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से इस वक्त हमारे जितने भी प्रोफेशनल इदारे हैं उनकी असनाद बाहर नहीं मानी जाती। तो ये चैलेंज है, उस पर हम थोड़ी देर बाद और डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कॉस्ट का एक बड़ा इशू आता है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कैम्ब्रिज करते हैं, जिन्होंने ओ लेवल किया, ए लेवल किया, तो उनके स्कूल में तो उनको इस तरह बताया जाता है कि अब तो तुमने तो बाहर ही जाना है। तो वो जब आके ये बातें अपने वालिदैन को बताता है तो वो वालिदैन एक थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। अगर वो इकलौता नहीं है और भी भाई हैं, अब बहनें भी हैं, क्योंकि बेटियों के लिए भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है, बल्कि शायद ज़्यादा ज़रूरी है दैन बेटों के मुकाबले में, कि भाई अब क्या करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से बात करूँगा कि देखें, रुपयों में कमा के डॉलरों में फ़ीस करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो ये एक चैलेंज है, और मेरा ख्याल ये है कि बच्चे को इतनी कच्ची उम्र में बाहर भेजने से बेहतर है कि आप उसे एक पहले प्रोफेशनल तालीम यहाँ पे दिलवा दें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी, और कर सकते हैं तो भी थोड़ा सोच के कि यहाँ कराइए, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो ज़रूर जाए। सुहेल साहब, इसमें एक और चीज़ भी देखी गई है कि जो बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं ओवरसीज से, और फिर वो जब वहाँ उनका दाखिला हो जाता है और वो जाते हैं, तो वो जहाँ जाके उनको बहुत सारे लैंग्वेज चैलेंजेस भी मिलते हैं, और साथ साथ उनको जो एक ओवरऑल सोशल फैब्रिक उनको नया मिलता है। तो एट टाइम्स एक बहुत ज़हीन बच्चा भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और नतीजतन एकेडमिकली फ्लॉप हो जाता है। तो ये भी हमने देखा है कि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात भी रहे हैं। मैं तो इससे और कदम आगे जाके देखूंगा। आप ये देखें कि इस वक्त बहुत सारी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लाने के लिए हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ा। जी, जी। आजकल चाइना जाने का बहुत ज़्यादा रुझान है, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ 3 जगहें ऐसी मेरे हिसाब से, जिसमें आप कहें कि इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया या यूएसए हो गया, जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान है। इसके अलावा आप जर्मनी जाएँ या यूरोप में कहीं भी जाएँ, आपको वो ज़बान सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उस ज़बान में उनके यहाँ तालीम दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो अगर आप वो करें, जैसे मैं अभी आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहाँ तालीमी इदारों में कोई मसले पैदा हो गए तो वो वालिदैन परेशान हो गए। तो बहुत सोच के ये फैसला करना चाहिए। इसीलिए मैं एक बात कर रहा था कि उनको कच्ची उम्र में भेजने के बजाय, मैं एग्री करता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों का एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे प्रोफेशनल इदारों की असनाद बाहर नहीं मानी जाती। मतलब एक बच्चा MBBS कर लेता है, चाहे वो कितनी उसकी डिस्टिंक्शन आई हो, लेकिन अगर वो यूएस जाना चाहता है तो उसको US MLE मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन 1-2 पास करना होता है, और भी अब तो वो अंग्रेजी ज़बान का भी इम्तिहान लेते हैं, एक उसका तीसरा दर्जा भी है, और उसके बाद भी कोई यकीन नहीं होता कि मैच होगा या नहीं होगा। इंग्लैंड जाना चाहता है तो प्लैब देना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस हैं। अगर आपकी बाहर की सनद होती है तो कुछ जगहों पे US MLE तो वो अपने लोगों से भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हमारे से वो कोई खास तासुबाना सलूक है, उनका अपना एक निज़ाम है, लेकिन जो उस सिस्टम से निकलता है वो शायद आसानी से दे देता है, जो यहाँ से निकलता है उसको बहुत। एक और चीज़ भी देखी गई है कि वही स्टूडेंट वहाँ जाके कुछ और जॉब्स भी करते हैं, तो फिर जिस तरह प्रोफेशनल लाइफ में एक वर्क और पर्सनल लाइफ का एक चैलेंज हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज हो जाते हैं, तो वो बेसिकली अपने एकेडमिक्स के साथ साथ जो और जॉब्स करते हैं, तो वो फिर वहाँ पे भी नए चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ जाते हैं। दुरुस्त है, इट कैन गो आइदर वे। मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ, क्योंकि जो बच्चा बहुत मेहनत करता है और जॉब करता है, उसको एहसास है कि वो कैसे वो डॉलर कमा रहा है, पाउंड कमा रहा है, या जो भी करेंसी है, तो उसके बाद उसको पैसे की अहमियत का एहसास होता है, और वो शायद अगर रिजिलियंट है
तो वो एक राइज कर जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ बच्चे शायद इतने मजबूत नहीं होते, वो और जॉब्स करते हैं और उस प्रेशर में वो बैठ जाते हैं और उसके बाद वो क्विट भी कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो तालीम छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये बड़ा केस टू केस वेरी करता है। और वो फिर जो हमारे पिछले सेगमेंट्स में हम बात कर चुके हैं कि वालिदैन और बच्चे के दरमियान एतमाद का रिश्ता होना चाहिए। अगर उससे नहीं हो पा रहा, वो खुलकर अपने वालिदैन से बात करें और वालिदैन उसकी मदद करें उस फैसले में जो वो लेना चाहता है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जब अगर डोमेस्टिकली पाकिस्तान में माशाल्लाह इदारे तो हैं बहुत सारे, एक सवाल होता है एडमिशन के टाइम पे कि क्या किया जाए कि कोई सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए या प्राइवेट की तरफ जाया जाए। ये भी एक बड़ा वालिदैन के जहन में भी होता है और बच्चे के जहन में भी होता है। हमने सक्सेस स्टोरीज तो सुनी हुई है, जाहिर है जो कौमी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी बहुत अच्छे लोग वहाँ पे पढ़ते भी हैं और निकलते भी हैं वहाँ से और तरक्की पर हैं वो। साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम, उनकी एक ख़ास इन्वायरमेंट उनको अवेलेबल करते हैं और उनकी तरबियत भी अपनी जगह। तो आप ये थोड़ा-सा आगाही दीजिए हमारे देखने वालों को कि विच इज़ मोर एप्रोप्रिएट, कौमी यूनिवर्सिटी वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी? देखिए, इसका कोई एक, जैसे मैंने कहा कि यक सतरी या यक जुमले, एक जुमले में तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये केस टू केस वेरी करता है। मैं एक मिसाल दूं आपको कि MBBS की इस वक्त जो फीस दी जा रही है, बल्कि मतलब मेरे बेटे ने जब किया था, थोड़े चंद साल पुरानी बात हो गई, बल्कि खास 5-6-7 साल पुरानी बात हो गई, तो उसकी जो 12,000 रुपए ट्रांसपोर्ट के भी मिलाकर मैंने 65,000 रुपए फीस दी थी। और आज प्राइवेट में कहीं भी कम से कम मिलियन रुपीस से कम नहीं है। ये भी मैं कंजर्वेटिव साइड बोल रहा हूँ। इट कैन गो एज हाई एज 2.5 मिलियन और उससे भी ज्यादा है। मतलब एक बड़ा मशहूर इदारा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि एक वक्त में था कि 1 करोड़ रुपए में वहां से MBBS होता है, वो भी आज 2-2.5 करोड़ पे चला गया। ये भी हम आज की बात कर रहे हैं जब आज बच्चा दाखिल हो रहा है। तो एक फीस का बड़ा अहम वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी गए गुजरे हालात में भी जो स्टेट के इदारे हैं, जैसे NED यूनिवर्सिटी है, दाऊद है, लाहौर में UET है, KE है, किंग एडवर्ड है, हमारे यहाँ DMC है, SMC है, तो ये स्टेट के अभी भी बहुत अच्छे इदारे हैं। तो अगर ये इस तरह के इदारे हैं तो इनमें दाखिला लेना चाहिए अगर आप इन साइड पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे MBA या दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर तो अब IBA भी जो है, जो कि एक वक्त में आप कह लेंगे रियासती इदारा था, अब वो भी तकरीबन प्राइवेट इदारों के बराबर ही फीस ले रहा है। और जो बाकी जो नए डिसिप्लिन आए, जिसमें खास तौर पे आजकल AI की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो तमाम की तमाम जो है वो प्राइवेट साइड पर है और वो एक्सपेंसिव भी है। क्योंकि जैसे जैक मा ने कहा था कि एक किसी भी टेक्नोलॉजी की जो है एक मखसूस उम्र है, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाती है और चेंज हो जाती है। और हमने देखा, मैं 1 मिनट और शायद इसमें लेना चाहूँगा कि आपको वक्त के साथ अपने आप को तैयार करना है। आज देखिए ब्लैकबेरी, कोडैक, ये हिस्ट्री हो गए और हमें लगातार खौफजदा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी जो सूरत हाल इख्तियार करेगी, या जैसे पहले IT होता था आज डिजिटल हो गया है, तो ये जो शक्ल इख्तियार करेगी तो शायद बहुत सारे शोबे जो आज बहुत कामयाब है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो आपको मुस्तकबिल को जहन में रख कर अपनी राह का तयन करना है और उस राह के दरमियान में भी जब हम और आगे जाएंगे अपने ऊपर लगातार सरमायाकारी करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, in terms of time, in terms of education, in terms of training, so that you remain compatible. इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली स्टूडेंट जो होता है वो जब कोई फैकल्टी का इंतखाब कर रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि 5 से 10 साल बाद उसके लिए जॉब मार्केट उसकी कैसी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ का इंतखाब करते हैं, उनका अल्टीमेट गोल होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को वो हंट करना चाह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर होता ये है कि वो बाय दैट टाइम वो इतनी लुक्रेटिव नहीं रहती। उन्होंने अपने ही पीयर में, कहीं फैमिली में देखा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को किसी ने अडॉप्ट किया और वो कामयाब रहा, लेकिन वो अगर वो 90s में उन्होंने वो ऑप्ट किया था या अर्ली 2000 में उन्होंने किया था, तो आज के दिन में हो सकता है कि वो इतना लुक्रेटिव या इतना रेलेवेंट ना हो फैकल्टी या फील्ड। तो आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया AI की तरफ। तो जो आपको ऑप्ट करना चाहिए फैकल्टी, वो ऐसी होनी चाहिए कि उस पर आपकी ये भी नज़र हो कि फ्यूचर उसका कैसा है और जॉब मार्केट के हवाले से वो कितना रेम्यूनरेटिव है। मैं इसमें आपको और मिसालें भी दे सकता हूँ। जब एक वक्त में ACC आया था
तो जो बच्चे पास कर लेते थे उनको फॉरेन इंग्लैंड में जॉब मिल रही थी, ठीक है। MBA एक वक्त में था कि बहुत ही बज़वर्ड समझा जाता था। फिर CFA का भी ट्रेंड हो गया था। जी, CFA का भी ट्रेंड हुआ था। लेकिन MBA ने आप यूँ समझ लीजिए जो पुराने वक्तों में जब शायद हमने नौकरी की थी या हमारे वालिदैन करते थे, तो जो BA का स्टेटस था आज वो MBA का हो गया है। क्योंकि मतलब हर लड़का जो है वो MBA है और वो जो इदारे इस वक्त दे रहे हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो मयार पे समझौते कर रहे हैं, क्योंकि वो फेल नहीं कर सकते। अगर उनका मशहूर हो जाए कि यहाँ फेल हो जाते हैं तो बच्चे नहीं आते। एक मखसूस तादाद उनके लिए स्टूडेंट्स की ज़रूरी है ताकि वो कमर्शियली अपना इदारा रन कर सकें। तो मेरी इन तालीमी इदारों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त होगी, अगर उन तक ये आवाज़ पहुँचती है, कि खुदा के लिए आप मयार पे समझौता ना कीजिए, आप मयार मेंटेन कीजिए। अगर आपने एक दफ़ा मयार अपना इस्टेब्लिश कर दिया, मार्केट में लोगों को पता चल गया कि आप मयार पे समझौता नहीं करते, यकीन मानिए कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे कि आपसे संभलेंगे नहीं। अच्छा सुहेल साहब, एक मैं चीज़ की तरफ आपका को तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे तो किसी एक चैप्टर या सब्जेक्ट के नोट्स के लिए हम लाइब्रेरी जाया करते थे, वहाँ से बुक निकाला करते थे, फिर हम फोटोकॉपी कराया करते थे दोस्तों में, और वो एक पूरा एक प्रोसेस होता था। आज के दौर में जो नया बच्चा जो इनरोल्ड है यूनिवर्सिटी डिग्री के प्रोग्राम में, उसके पास ना उसके हाथ में 200 बुक्स इसके पास है, तो हर मौजू की चीज़ें उसके पास रेडिली अवेलेबल है, उसके पास AI है, उसके पास चैट GPT है। तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर एजुकेशन का आज के दिन में क्या रोल है, और आप इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट या सप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कंप्यूटर की बात कहें तो ये डबल एज सॉर्ड है, ठीक है। इट कैन गो आइदर वे। अच्छा, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर कोई अब बहुत बड़ा हवा नहीं रह गया। मेरा ख्याल है जिस तरह हम दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ये जो हमारे मज़ामीन होते थे, कंप्यूटर एक मज़मून की हैसियत अब इख्तियार कर गया। यानी अब ये एक फ़ील्ड नहीं रहा, एक मज़मून हो गया है जो शायद हर एक को पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी उसकी हैसियत है जैसे हमारे मुल्क में माशरती उलूम, इस्लामियात या अंग्रेज़ी या उर्दू की रही थी। क्योंकि कंप्यूटर अब डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है, इंजीनियर के लिए भी ज़रूरी है, बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है। गर्ज ये कि वो जो भी, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हम लाइब्रेरी के पास जाते थे, आज हम लाइब्रेरी लिए फिरते हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफ़ोन है, उसमें लाइब्रेरी हमारे साथ साथ चल रही है। तो एक तो ये कि ये इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा, जो मैंने डबल एज सॉर्ड की बात की, क्योंकि मैंने एक उस्ताद का एक मतलब उन्होंने एक राइटअप लिखा था कि कहने का अब तो बच्चे इतने तेज़ हो गए कि वो जो मैं असाइनमेंट उनको देता हूँ वो AI से बनाते हैं, और AI से ये तक कहते हैं, क्योंकि उन साहब के अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं 60, 70, 80 या शायद 3 डिजिट में, तो वो भी नेट पे पड़े हुए हैं कि अगर सर ये असाइनमेंट लिखते तो कैसे लिखते, तो कंप्यूटर वो भी बना के देता है। तो उन्होंने कहा कि बाज़ असाइनमेंट के जवाब जब मेरे पास आए और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल मैंने लिखा है। तो इसका मतलब है कि बच्चों ने वहां मेहनत नहीं की, सिर्फ मेहनत ये की कि AI से लिखवा लिया। तो यहाँ इस लिहाज से ये डबल एज सॉर्ड है। तो अगर हम इस तरफ ही चलते चाहे तो उस्ताद को एक कदम आगे होना होगा, तो वो ये डिटेक्ट कर सके कि कहाँ उन्होंने खुद अप्लाई किया है। तो बच्चों को अपनी फैकल्टीज को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और वो सहल पसंद नहीं होने चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर एजुकेशन है या AI के जो इस्तेमाल है, अब ये लाज़िम मलज़ूम है, यानी अगर एक डॉक्टर है तो उसको भी पता होना चाहिए कि AI की एप्लीकेशन उसकी मेडिकल साइंसेस में कैसी है। एक इंजीनियर है तो उसको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर और AI का कैसा इस्तेमाल हो सकता है। एक डाटा एनालिटिक्स के ऊपर एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि वो कैसे अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये एक बेसिकली लाज़िम मलज़ूम चीज़ है। यहाँ मैं यकसतरी जवाब दे सकता हूँ कि AI इज गोइंग टू बी द वे ऑफ लाइफ। दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये जो है वो मैंने जैसे कहा कि वो अलग कोई सब्जेक्ट वो नहीं है, या वे ऑफ लाइफ होगा ये जिंदगी में। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप ये कभी भी, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत टी शर्ट पहनी हुई है, आप अपने ब्राउज करते हुए कोई टी शर्टों को आप देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए लगातार आपको टी शर्टों की इश्तिहारात आएंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें जो एल्गोरिथम जो यूज किए गए कि वो आपकी पसंद नापसंद। अब इस वक्त दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन हम एज में रह रहे हैं, वो ये देखना चाहता है आप सोचते कैसे हैं और उसके बाद आपकी सोच के तहत चीज मुहैया की जाती है। मेरा ख्याल इसमें एक और बात अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा कि एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे जमाने में बहुत कम था या नहीं था, करीब करीब वो रिमोट एजुकेशन का है।
कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है कि आप अपने घर में बैठे हुए आप उसको ये करते हैं, जिसमें बूट कैंप्स की हम ये बात करते हैं। बाहर तो ये बहुत है, मेरा अपना बेटा एक बूट कैंप ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा है, और वो जो है वो टीचर्स अपॉइंट करता है और मैच करवाता है जो लोग उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो डिस्टेंट लर्निंग होती है, टीचर कहीं बैठा हुआ होता है और स्टूडेंट कहीं और बैठा हुआ होता है। और ये सबसे पहले मैंने 2009 में अपने भाई के घर देखा। वो उस वक़्त उसकी बेटी बहुत छोटी थी और वो ऑनलाइन जाकर कुरान शरीफ पढ़ रही थी, यानी टीचर कहीं और बैठा हुआ था और वो दोनों के सामने कुरान का वही सफ़ा खुला हुआ था और वो बेटी जो है वो पढ़ रही थी और उसमें जो गलती करती तो वो उसकी तस्हीह कर देते थे। तो ये अब जो है ये भी एक तरह से कह लें कि ये नॉर्म ऑफ लाइफ है। और मैं ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो प्लीज़ नेट पे सर्च करें। बेतहाशा इसमें प्रोग्राम्स हैं, बेतहाशा, वो एक बहुत नॉमिनल सी फ़ी लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, लिटरली वो फ्री हैं। वो आपको आगे की तरफ जाने के लिए, आगे की ज़िंदगी में जो आपके चैलेंजेस होंगे उसके लिए वो तैयार करते हैं। तो डिस्टेंट लर्निंग भी एआई के साथ-साथ एक रियलिटी है जिसको कैपिटलाइज़ करना चाहिए। खास तौर पे कोविड के बाद तो इसका बहुत चाल चलन हो गया। जी दुरुस्त, कोविड ने ही, मैं ख्याल है कोविड ने वो फासला जो शायद 5-10 साल 15 साल में होना था वो 2 साल में हो गया। वो फासला आप देखिए ना कि इस वक्त सब घरों में जो है वो फूड पांडा या सब कुछ ये कहाँ से आया, या घरों पे जो मर्चेंडाइज डिलीवरी हो रही है, सीओडी जो है कैश ऑन डिलीवरी जिसको कहते हैं, ये सब कुछ कोविड ने किया। कोविड के कुछ अपने नुकसानात भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कारोबार के लिए एक नई जिद्दत जो है तो वो रोशनास हुई है। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। ये था हमारा तीसरा सेगमेंट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइएगा और शेयर कीजिएगा, एंड वेट फॉर आवर अनदर सेगमेंट।